सभी सहकारियों को क्रांतिकारी जय भीम। सहकारियों, गत 2 दिन में आपने हमने कास्ट, द कल्चर ऑफ कास्ट एंड कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी एंड द ओरिजिन ऑफ कास्ट मीन्स हु क्रिएटेड द कास्ट, इसके ऊपर चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि जो चर्चा हुई, हमारे आपके बीच जो विषय आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका मुझे मिला, वो आप तक पहुंचा। आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी एक इस विषय में नावीन्यपूर्णता लाने वाला विषय है। हु व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड टू क्रिएट द कास्ट। इस विषय को शुरुआत करने से पहले जो 2 दिन हमने इसके ऊपर चर्चा की, कल्चर ऑफ कास्ट इज द कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी, और स्टुपिडिटी की वजह से क्या हुआ, एंड द ओरिजिन ऑफ कास्ट। अगर ये ओरिजिन ऑफ कास्ट क्या है ये आपने हमने कल सीखा। इसी के साथ साथ बाबा साहब ने कहा था कि जाति यह एक कृत्रिम विभाजन है, जबकि जो क्लास है ये स्वाभाविक विभाजन है नेचर की वजह से। सो द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। मुख्य विषय पर जाने से पहले अगर मैं इस पे मेरा 1 मिनट में आपके सामने बातें रख दूं, तो आपको जो कल की लेक्चर की यादें है वो ताजा हो जाएगी। कास्ट ये पर्टिकुलर होती है, जबकि ये क्लास ये यूनिवर्सल होता है। कास्ट ये हमें जन्मजात मिलती है, अस्क्राइब्ड स्टेटस, जबकि जो क्लास है ये हमारा अचीव स्टेटस होता है, उसे हम अचीव करते हैं, हासिल करते हैं। कास्ट ये एक क्लोज सिस्टम है, जबकि क्लास ओपन सिस्टम है, यानी जो क्लास था वो एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए आप खुले होते हैं। कास्ट में डिवाइन जोड़ दिया गया है, आस्था है, जबकि यह जो क्लास है ये सेकुलर होता है, इसमें सेकुलरिज्म होता है। कास्ट में प्यूरिटी और इम्प्योरिटी का ध्यान बड़ा रखा जाता है, जबकि क्लास इज द फीलिंग ऑफ डिस्पेरिटी। रेगुलेशन जो रिलेशन है इसमें, उसका जो रेगुलेशन है वो कास्ट में इससे रखा जाता है, जबकि क्लास में यह जो रिलेशन है वो यूनाइटेड होता है। कास्ट बड़ी कंजर्वेटिव होती है, जो सोच होती है वो कंजर्वेटिव होती है, जबकि क्लास में जो सोच होती है वो हमारी प्रोग्रेसिव होती है। कास्ट में एंडोगेमस स्टेटस होता है, जबकि क्लास एक्सोगेमस है। कास्ट बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, कास्ट हैज क्रिएटेड द कॉम्प्लेक्सिटी, बट क्लास इज अ फॉर्म ऑफ सिंप्लिसिटी। तो सहकारी, यह जो एक क्लास और कास्ट के बीच जो डिफरेंस है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो जो क्लास है वो नेचुरल है। सहकारी, हम जो कास्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, जिस कास्ट तो पहले से थी आपको बताया गया, लेकिन महान अशोका का शासन प्रशासन के हनन के बाद उनके जो वंशज थे, बृहद्रथ, उनकी हत्या हुई, पुष्पमित्र शुंग ने उनकी हत्या की, और उसके बाद क्या हुआ, यानी गत 2300 साल से आज तक इस जाति का, यानी जो जो जाति थी उसके पहले की और उसके बाद की, इसमें क्या डिफरेंस है, और मनुस्मृति के जरिए जो जाति को नियंत्रित किया गया, संचालित किया गया, वह क्यों किया गया, वह किस तरह से निर्माण की गई, इस पर आज हमें प्रकाश डालना है, इसको हमें आज समझना है। बाबा साहब कहते हैं
ये वाक्य लगातार मैं आज तीसरे दिन भी आपके सामने ये सेंटेंस रख रहा हूं कि भारत के इतिहास में केवल मौर्यकालीन इतिहास ही ऐसा एक गरिमापूर्ण और स्वतंत्रता का कार्यकाल है कि जिसमें यह चातुर्वर्ण लगभग नष्ट हो चुका था, जाति मिट चुकी थी और इस देश का सामान्य से सामान्य नागरिक उस शासन प्रशासन का हिस्सा था। इसीलिए महान अशोका का जो राज्य था, वो जो साम्राज्य था, वो इतना बड़ा फैला हुआ था, सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्वगुरु भारत बना। यह बार बार इसीलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि यही बात हमें लोगों को ज्यादा से लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि आज जिस राम राज्य की बात हो रही है तो हमें कौन सा राज्य चाहिए इस देश को, यह भी हमें लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। किस तरह का राज्य होना चाहिए, हमारा शासन प्रशासन कैसा होना चाहिए, हमारे शासन प्रशासन की नीति नियम क्या होने चाहिए। महान अशोका का कार्यकाल इतना प्रबल क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण सबके लिए शिक्षा थी, सबके लिए सुविधाएं थी, इंटरनल सिक्योरिटी थी, माँ बाप जैसा लोगों के साथ व्यवहार था, और इसीलिए महान अशोका का जो कार्यकाल था वो इतना बड़ा, यानी तो वेलफेयर स्टेट, और खास तो खास ये सब होने के पीछे का जो कारण था, जो महान अशोका ने भी कहा कि मैं जो कुछ भी लोगों के अपने कर सका हूं वो लोगों को सोच विचार करने वाली शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही कर सका हूं, सहकारी हो। लेकिन क्या हुआ, बृहद्रथ की हत्या के बाद हमसे स्वयं रक्षण का अधिकार छीन लिया गया, हमसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, संपत्ति का अधिकार छीन। क्या किया गया, दे हैव इम्पोज्ड द फोर्स इग्नोरेंस, दे हैव इम्पोज्ड द फोर्स इग्नोरेंस। ये बात केवल बाबा साहब ने नहीं की, इसके पहले भी हमारे अपने अनेक महापुरुषों ने कही है। संत रविदास ने भी कहा, ताते दीप मिलिन अविद्या हित कीन, यानी ये विद्या की वजह से कितनी बलात् हम पर लादी गई, इतना फोर्स इग्नोरेंस हम पर लादा गया, और इस फोर्स इग्नोरेंस का इतने सालों का 2300 सालों का नतीजा क्या निकला। वे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग ने एक बहुत ही इसका सारा जो निष्कर्ष है वो एक सेंटेंस के अंदर उसको समेटा है और कहा है, मनुस्मृति वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। क्या कहा है, मनुस्मृति वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट द थिंकिंग मेजॉरिटी पीपल into the unthinking people in India to initiate and perpetuate the slavery culture of caste, to perpetuate the slavery culture of caste. Purpose behind to create the caste, perpetuate the slavery culture, to make a majority thinking people into unthinkingness. महान अशोका के कार्यकाल में जो विचार करने वाला समाज था, हम कई बार कहते हैं कि हमारे बाप दादा बड़े सोचने वाले थे, कई बार दुहाई देते हैं उस काल की महान अशोका के कार्यकाल, लेकिन हमसे ये सब छुपाया गया। इस फोर्स इग्नोरेंस के माध्यम से हमारे साथ ये सारी बातें छुपाई गई। नतीजा जो 2300 साल में जो पनपा वो बहुत ही बड़ा। और क्या हुआ, ये काल वो था कि उसमें आप शिक्षा में भागीदार थे, आप संपत्ति में भागीदार थे, आप शासन में भागीदार थे, प्रशासन में भागीदार थे, वो भागीदारी आपकी चली गई। साथियों,
सहकारियों, गत 2300 साल में बहुत कुछ बदला। देर आर सो मेनी चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस, साइंस भी बहुत आगे चला गया। लेकिन इस बलात् ज्ञान के कारण जो सामाजिक बदलाव की गति आनी होनी चाहिए थी, वो गति उतनी बदलाव से नहीं बदली जितनी बदलनी चाहिए थी। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है, फोर्स इग्नोरेंस। और ये फोर्स इग्नोरेंस इतना खतरनाक है जो आज भी दिखाई देता है, आज भी दिखाई देता है। पीएचडी की डिग्री लेकर भी लोग आस्था के नाम पर जब पत्थर की मूर्तियों पर तेल डालते हैं, दूध बहाते हैं, टीका नहीं कर रहा हूं सरकारी, वास्तविक स्थिति आप सभी के सामने रखता हूं। इतना ही नहीं, जो एरोप्लेन हवा में उड़ता है उसकी भी पूजा की जाती है, और हमारे जो 4 पहियों वाला वाहन है उसमें भी लोग हर रोज नींबू मिर्ची लगाते हैं। क्या था फोर्स इग्नोरेंस? इसका 2300 साल के बाद भी यह लाइव सच्चाई, कड़वी सच्चाई, यानी व्हाट वी हैव लॉस्ट, वी हैव लॉस्ट द थिंकिंगनेस, वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ द थिंक, वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी, वी हैव लॉस्ट दैट कैपेबिलिटी टू थिंक। वो जो एबिलिटी हमने गमाई, वो जो थिंकिंगनेस हमने गमाई, वो आज तक गमाई है, वो आज तक नहीं आ पाई है। महात्मा फुले जी ने तो कहा, विद्या विना मति गेली, मति विना गति गेली, गति विना नित्य। यानी जो थिंकिंगनेस था, जो शिक्षा थी, जो हमसे छीन ली गई थी, वो कितनी भयावह थी। यानी जिन्होंने कास्ट बनाई, उन कास्ट बनाने वालों का जो हेतु था, जो एम था, जो उद्देश्य था, जो उनकी नीति थी, जो नीयत थी, वो कितनी भयावह थी। यह आज 2300 साल बाद भी पल पल में हर घड़ी आप सभी के सामने आ, जबकि ग्लोबलाइजेशन और लिबरेशन के काल में भी यह जो बलात् है, यह आज भी हावी होती जा रही। क्यों हावी होती जा रही? कास्ट तो बना दी गई, लेकिन उसका जो संचलन किया गया वो इतना भयानक। और ये किसके लिए किया गया? आप देखिए, समझना बात। बाबा साहब कहते हैं कि चातुर्वर्ण कम्स इन देयर ओरिजिन पोजीशन एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट। वो सरकार में सहभागी हो गए। लेकिन स्थिति क्या है? हम देखते हैं, जब हमारे इस देश का इतिहास, मुट्ठी भर लोगों ने हम पर राज किया गया है। ऐसे कहा जाए तो महान अशोका भी राजा थे। डेमोक्रेसी नहीं थी उस वक्त, लेकिन वह उनका जो कार्यकाल था वो आज की डेमोक्रेसी से भी कई गुना अच्छा था। क्योंकि आज भी हमारे डेमोक्रेसी में महान अशोका के कई राज मुद्रा से लेकर कई चीजें हैं, उनका अशोक चक्र है, नीतियां है, वो बातें आगे आएगी। लेकिन ये कहना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जिन लोगों को आदत थी, मुट्ठी भर लोगों को, मेजॉरिटी पीपल के ऊपर, ये देश एक ऐसा देश है हमारा कि जहां मुट्ठी भर लोग खंडी भर लोगों के ऊपर, यानी जो बहुसंख्य लोगों के ऊपर सत्ता करते। और यह सच्चाई है। मुट्ठी भर लोग बहुसंख्य लोगों पर राज करते हैं। यह इसका सबसे बड़ा कारण था, सबसे बड़ा कारण था।
कि बाकी लोगों को समझ में आए ही नहीं, क्योंकि वह जो सोने की चिड़िया वाला भारत था, उस काल में जो लोग सत्ता में भागीदार थे वह बहुसंख्य समाज था। लेकिन उस बहुसंख्य समाज की वजह से, सत्ता में आने की वजह से, इन मुट्ठी भर लोगों के पेट के ऊपर जो पैर पड़ा, इनके हाथ से सत्ता गई, इनकी हालत बहुत बुरी हुई। इसके कारण ही यह बलात् और संचलन कानून बनाकर किया गया और इस देश के बहुसंख्य जनता को एक फोर्स इग्नोरेंस में डाल दिया। और वो इतना डाल दिया गया कि उससे आज 2300 साल के बाद भी समाज बाहर नहीं आ पा। इसके रूप बदल रहे, अलग अलग रूप बदल रहे। वो जो रूप बदल रहे हैं वह हमें आज समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्या हुआ इस जाति के कारण। इस जाति ने हमारा क्या क्या नुकसान किया। मुट्ठी भर लोग सत्ता में हिरार्कियल सिस्टम बनाकर, जाति के कोंडवाड़े बनाकर, जो हिरार्कियल सिस्टम बनाई गई, और उस हिरार्कियल सिस्टम के जरिए इस कास्ट की जो भागीदारी है, यानी देखिए किस तरह की कास्ट बनाई गई। इसके कुछ विक्टिम बनाए गए, कुछ बेनिफिशियरीज बनाए गए, लेकिन इस तरह की बनाई गई कि फायदा होते वक्त भी सभी को एक जैसा नहीं होता है। ये फायदा भी कम ज्यादा करती है, यानी डिग्रेडेड जो ये है, डिग्रेडेशन का जो सिस्टम है ये अपनाया गया। ये नुकसान भी सबका एक जैसा नहीं करती है। देखिए कितनी चालाकी है इस कास्ट के अंदर, और फिर भी हम और आप लोग कि जिस कास्ट की वजह से हमारा अपना इतना नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ, जो कास्ट एंटी ह्यूमन है, एंटी नेचुरल है, स्टूपिडिटी ऑफ कल्चर जिसने पैदा किया, उस कास्ट को हम आज भी गले लगाए हुए हैं। यह बात, यह पर्पस टू क्रिएट द कास्ट के जरिए आपको समझाना, हमें आपको समझना बहुत जरूरी है कि यह कितनी खतरनाक है। जितना आप और हम कास्ट को गले लगाएंगे उतना ही हमारा आपका हनन होगा। और बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को इन बातों को आपके हमारे सामने रखा, देश आजाद होने के बाद भी रखा, क्योंकि महान अशोका के कार्यकाल में जो इक्वेलिटी थी, जो भाईचारा था, जो कोऑपरेशन था, जो समवाय था, और उसके कारण समाज के अंदर जो विश्वास था, वो विश्वास इस कास्ट की वजह से खत्म हो गया। और यह जो बलात् है आज हमारे ऊपर थोप दी। इस बलात् को जब तक हम नहीं समझेंगे, क्योंकि जो इसके बेनिफिशियरी है ज्यादा, वो इसकी बात नहीं करेंगे। इसकी बात हमें और आपको करनी है, और हमारे महापुरुषों ने जो हमें समझाया है, जो कहा है, जो बातें हमारे सामने रखी है, उन बातों के जरिए हमें यह समझना है कि इसके पीछे के कारण क्या है। तो जो स्लेवरी कल्चर बनाया गया और वो परमानेंट रखने के लिए, हिरार्कियल सिस्टम बनाए रखने के लिए ऑन सोशल बेसिस, उसको आपको हमें किलकिली करनी होगी। और जो इसके बेनिफिशरीज है ज्यादा सोशल सिस्टम के, उसका जो बेनिफिट है वो भी कम करना। जब तक आप और हम उनका बेनिफिट कम नहीं करेंगे तब तक तो उनके पास सब कुछ ही होगा, सारी बातें।
इसीलिए तो उनकी हर चीज में भागीदारी ज्यादा है और हमारी कम, क्योंकि आज भी हम समझ नहीं पाए इस बलात् के कारण, फोर्स इग्नोरेंस के कारण। आज भी हमारे अपने कई सांसद संसद में बैठे हैं, लेकिन क्या उन्हें वो आजादी आज है? नहीं है। इसीलिए तो बाबा साहब ने स्पेशल इलेक्टोरेट की मांग की थी। वो जानते थे इन बातों को। सहकारी हो, आपको इस बात पे बताना, समझाना एक बड़ा कर्तव्य है। मैं हमारा आपका बाबा साहब ने एनिलेशन का 1936 में लिखा, जबकि कम्युनल अवार्ड उसके पहले ही आ चुका था। लेकिन कम्युनल अवार्ड आने के बाद भी बाबा साहब ने जो उदाहरण एनिलेशन ऑफ कास्ट में दिए हैं, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। वही स्थिति आज है। हमें संविधान के जरिए तो अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जो अथॉरिटी है वो हमारे पास नहीं है। डोंगरे सर ने बहुत अच्छी तरह से यह बात समझाने की कोशिश की। तो कास्ट क्यों निर्माण की है? कास्ट इसी जो हमारा जो इसके बेनिफिशियरीज है उनका वर्चस्व कायम बना रहे, कल्चरली बना रहे, कल्चर के माध्यम से बना रहे। इसीलिए जो कल्चर पैदा किया गया, जो फेथ के माध्यम से पैदा किया गया, जो वेद शास्त्र पुराण के जरिए पैदा किया गया और हमारे ऊपर लाद दिया गया, अनथिंकिंगनेस लाद दिया गया, वो शास्त्र को आपको हमें नकारना होगा। आगे इसके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन कास्ट बनाने के जो शस्त्र इन्होंने इस्तेमाल किया वो समझना हमें जरूर। क्या हुआ इस कास्ट बनाने की वजह से? क्या क्या नुकसान हुआ हमारा? ये जो कास्ट है ये डिसइंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ये चेक ऑन इकोनॉमिकल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट एंड सोशल रिफॉर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यह केवल लेबर का ही मतलब श्रम का ही नहीं, तो श्रमिकों को भी विभाजित करती है, एक्सप्लॉइटेशन करती है लोअर कास्ट का। और वो इतना भयावह करती है कि पूछो। स्लेवरी कल्चर परपिचुएट करती है, इम्पोज ऑफ हार्डशिप ऑफ वुमेन्स, महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के माध्यम से जो हार्डशिप लादी गई है वो भी हमें समझनी है। यह डेमोक्रेसी के अपोज करती है। ये जो कास्ट है ये डेमोक्रेसी को अपोज करती है, ये अनडेमोक्रेटिक है। यह कास्टिज्म का फीलिंग क्रिएट करती है, यानी वो जो कोंडवाड़े है वो ज्यादा बनाती है। सॉलिडिटी जो है इस लैक ऑफ सॉलिडिटी निर्माण करती है। ये नेशनलिटी में भी ऑब्स्टेकल पैदा करती है। इतना ही नहीं, जो लोअर कास्ट के लोग इस कास्ट की वजह से उन्हें धर्मांतरण करने के लिए भी एक खास बाध्य करती है। सोशल प्रोग्रेस में ये ऑब्स्टेकल तैयार करती है। और तो और यह केवल सामाजिक स्थान हमारा ऊंचा है, इसीलिए कई बार रॉन्ग ऑक्यूपेशन यानी गलत आदमी को भी किसी जगह बिठा देती। ऐसी ये जो कास्ट है ये मॉडर्नाइजेशन के युग में भी बड़ी बलात् बन चुकी है, बड़ा नुकसान कर रही है समाज का। ये साधारण सा नुकसान नहीं कर रही है,
ये जो कास्ट सिस्टम है, ये सोसाइटी का विभाजन करती है, सोसाइटी को एक संग रखने में बाधा लाती है। इसी कास्ट की वजह से सोसाइटी के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, जिसने आज 6,500 से भी ज्यादा जातियां बना दी। और वो जो समाज के अंदर का जो समवाय था, जो भाईचारा था, वो इसने गायब किया। इतना ही नहीं, इस कास्ट की वजह से हमारे अपने आर्थिक स्थिति का बड़ा नुकसान हुआ है। हमें रोका जाता है आर्थिक उन्नति के लिए। ऑक्सफाम का रिपोर्ट इसी का बेस्ट उदाहरण है। समझने लायक है, हमें समझना होगा। 72% ऑफ प्रॉपर्टी जो देश की 1% लोगों के हाथ में चली गई, इसका कारण क्या है? ये कास्ट है। वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करने देती। यह पेशा जो है, आज आजादी के बाद भी वो जो डिफरेंस है, जो पहले भी था, इसलिए कहा कि 2300 साल में बहुत कुछ बदला, लेकिन जो बदलाव जिस तरीके से होना चाहिए था प्रोस्पेक्टिवली हर क्षेत्र में, वो सामाजिक क्षेत्र में कम नहीं हुआ। इसका कारण ये कास्ट है। इस कास्ट की वजह से ये प्रॉब्लम। हम कुछ लोग तो लिख पढ़कर आ गए, लेकिन अगर ये परसेंटेज पूरा देखा जाए, केवल हम लिटरेसी देखते हैं, केवल हम लिटरेसी देख रहे हैं। लेकिन लिटरेसी के साथ साथ जब हम भागीदारी देखेंगे, यानी हायर एजुकेशन की भागीदारी देखेंगे, हर क्षेत्र में सांस्कृतिक क्षेत्र की भागीदारी देखेंगे, न्यायिक क्षेत्र की भागीदारी देखेंगे, तो कहाँ है हमारी भागीदारी? और जहां भागीदारी मिली है, वहां बोलने नहीं देते हैं। जो सांसद या जो रिप्रेजेंटेटिव इस डेमोक्रेसी में भी गए हैं, वो बात नहीं रख पाते। और दूसरी बात, समाज के लिए वो बातें नहीं करते पाते। अन्यथा अगर वो सही तरीके से काम करते, तो आज आपको हमें ये चर्चा करने की जरूरत ही नहीं। बाय बर्थ कास्ट, बर्थ से ही, यानी ह्यूमैनिटी को इसने स्टरलाइज किया बाय बर्थ। कल कहा, हमने चर्चा की, इसमें बाप भी कुछ नहीं कर सकता है और बेटा भी कुछ नहीं कर सकता है। सहकारी इसका और एक उदाहरण, 1871 में इस देश के में, जिसे आज हम डिनोटिफाइड नोटिफाइड कहते हैं, उन्हें भी बाय बर्थ गुनहगार, क्रिमिनल ठहराया गया था। वो भी आज तक देखिए, पहले ही जाति के मार झेल चुके थे, बाद में उन्हें गुनहगार, क्रिमिनल ठहरा दिया गया। यह बातें आपको हमें समझना जरूरी है। और इनकी संख्या कम नहीं है, ये भी 11-12% है। क्या कोई बाय बर्थ गुनहगार हो? यह समझना कितना भयावह है हमें, कि बाय बर्थ हमें कैसे हमारे प्रोग्रेस से रोका गया। इस कास्ट ने कितनी अज्ञानता हम पर डाल दी। यह बातें समझना बहुत जरूरी। कास्ट की इनकी मंशा क्या थी, यह मंशा को यहाँ उजागर करना। यह मंशा समाज का प्रोग्रेस करने की नहीं थी। कुछ मुट्ठी भर लोगों का, कुछ मुट्ठी भर लोगों का कायम हर बार हमारे ऊपर वर्चस्व रहे। आज डेमोक्रेसी में वन मैन वन वोट वन वैल्यू के बाद भी सत्ता में हमारा वर्चस्व नहीं रहा, जबकि हम संख्या में ज्यादा है। क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ अनथिंकिंगनेस ऑफ द पीपल। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इसीलिए महानायक काशीराम जी कहते हैं, समझाने वाले को समझना होगा।
समझकर समझाना होगा, सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना है। इसीलिए कहते हैं, यही उसके पीछे का कारण। सहकारी, ये जो कास्ट है, ये लेबर का डिवीजन करती है। इन द इकोनॉमिक फील्ड, कास्ट सिस्टम अंडरलाइंस द efficiency of the labor and prevents perfect mobility of the labor। और ये लेबर कैपिटल एंड प्रोडक्टिव एफर्ट जो है, उसके ऊपर भी इसका असर होता है। ये बहुत बड़ा असर होता है। बाबा साहब ने कहा, यह केवल श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिका को भी विभाजन करता है। यह जाति एक्सप्लॉयटेशंस करती है। The caste system perpetuates the exploitation of a society. Inferior caste, it protects privileged class। और क्या करती है ये? privileged class को प्रोटेक्ट करती है। Thus, it builds up economic discountenance and the social prejudice। social prejudice। आज भी घोड़ी पे आप शादी में हमारा दूल्हा बैठता है तो उतार दे। आज के तारीख में भी, आज भी जो मॉब लिंचिंग होता है, किसका हो रहा है, कौन सा घटक है? सोचने की बात है। क्यों हमारा ही होता है? हमारे समाज के ऊपर यह अन्याय क्यों होता है? That happens due to the caste। इतना ही नहीं, ये कास्ट सिस्टम जो है, ये महिलाओं के ऊपर जो हार्डशिप लाती है। आपने हमने देखा कि इस कास्ट को बरकरार रखने के लिए महिलाओं का ज्यादा इस्तेमाल किया। जाति के ठेकेदार निर्माण किए गए, इसी जरिए से धार्मिक ठेकेदार जो निर्माण किए गए। कितनी, आप सोचिए, कितनी भयावह नीयत होगी। इस नीयत का पता, जिन्होंने ये जाति बनाई, उन जाति बनाने वालों की नीयत क्या थी, वह नीयत लोगों के सामने लाना जरूरी है। और वो जो नीयत उन्होंने अलग अलग माध्यम से हमारे लोगों पर डाली, और हमने भी डाली क्या, इसमें हम भी तो दोषी है। हम भी दोषी है कि हमने इमिटेशन के जरिए इसका प्रचार प्रसार किया, हमारे जाति का बड़ा गौरवान्वित किया। इसी जाति की वजह से अनटचेबिलिटी तैयार हुई। इसी जाति ने अनटचेबिलिटी भी तैयार की। जिसने ज्यादा कड़ा मुकाबला किया, जैसे उसका ज्यादा नुकसान किया। यानी जो बात, ये जैसे सबको समान लाभ नहीं देती, इसी तरह सबको समान नुकसान भी नहीं। किसी का कम करती है, किसी का ज्यादा करती है। तो जिसका ज्यादा किया, उन्हें अनटचेबिलिटी में लाके रख दिया, उन्हें जंगल में जाने के लिए मजबूर किया गया। यह डेमोक्रेसी को अपोज करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। डेमोक्रेसी, देखिए कितनी बड़ी चाल होगी। महान अशोका का कार्यकाल, राजा होने के बाद भी वहां डेमोक्रेसी थी, भाईचारा था, समाज के अंदर एक दूसरे के अंदर सहकार था, एसोसिएट लाइफ था, विश्वास था एक दूसरे के ऊपर। इसीलिए तो इतना बड़ा साम्राज्य तैयार हुआ। लेकिन, और इसीलिए हम वहां सब इसमें चले गए, हम भागीदार हुए सत्ता के। लेकिन हम भागीदार ना हो, ये डेमोक्रेसी ना बन पे, इसीलिए यह जाति को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि कास्ट इज बेस्ड ऑन द इनइक्वालिटी। कास्ट का जो प्रिंसिपल है, ये विषमता और वैमनस्यता पैदा करता है। एक दूसरे से वैमनस्य बनाता है। हर जात अपने आप को एक दूसरे से ऊंचा कहती है, हर जात एक दूसरे को मदद नहीं करती है। नतीजा, जाति के अंदर विषमता और वैमनस्यता पैदा करती है, जबकि डेमोक्रेसी लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए तो कहा कि कास्ट इज एंटी नेशनल, कास्ट इज एंटी ह्यूमन।
यह बात है। इसीलिए स्मूथ डेमोक्रेसी को स्मूथ रनिंग करने के लिए इस जाति की वजह से बड़ी बाधाएं उत्पन्न होती है, तो वो आज भी हो रही है, वो आज भी हो रही है। ये जो कास्ट सिस्टम है, जो इस कास्ट सिस्टम में ज्यादा दबे कुचले अन्याय जो होता है, वो लोग अपना रिलीजियस बदलना के लिए भी मजबूर होते हैं। बाबा साहब का उदाहरण 1956 बाबा साहब को कहना पड़ा था, और नतीजा क्या हुआ कि उन्हें क्या, बाबा साहब बहुत खुश थे, लेकिन यह जो कास्ट सिस्टम थी ये इतनी एंटी ह्यूमन थी कि जिसने इंसानियत का, मानवता का पूरा गला घोट दिया। यानी इतनी इनइक्वालिटी, गला घोटने वाली कैसी वैल्यूज जो उन्होंने पैदा की, वो कितनी भयावह है आप इससे समझ सकते हैं। जो लोग जाति को गौरवान्वित कर रहे हैं आज भी, वंचित होने के बाद भी, इन सारी बातों से वंचित होने के बाद भी, उन्हें यह बात समझाना आपका हमारा कर्तव्य है। यह कास्ट सिस्टम जाति को फीलिंग्स निर्माण करती है, वो इतना फीलिंग निर्माण करती है, द मेंबर बिलोंगिंग टू द कास्ट कैरीज फीलिंग। वो हर बार अपनी जाति का स्वाभिमान, एक मराठा लाख मराठा, क्या द ग्रेट चमार, क्या 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 हुआ ग्रेट चमार? उत्तर प्रदेश की सत्ता चली गई, किसी को दुख हो सकता है इस वाक्य से, लेकिन ये जातियों का जो गौरव किया गया, उस गौरव ने कितना नुकसान किया हमारा। इतना ही नहीं, इट मैनिफेस्ट ब्लाइंड ओवर ए राइडिंग लॉयल्टी ऑफ देयर कास्ट, ignoring the healthy and social standards and brotherhood, justice, fair play, equality and the brotherhood. अगर हमारे जाति का कोई आदमी गुनाह करता है तो भी हम वो गुनहगार नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है, वो धूले का धूला है, ऐसा कहने के लिए कि जात बिरादरी के लोग आते हैं। कई जगह आपने देखा, बार बार आज तो ये बातें ज्यादा दिख रही। यानी मराठी में कहावत है, आमचा तो बाब्या दुसऱ्याचा कार्टा। अगर वो हमारे जात का है, वो कितना भी बड़ा गुनहगार है, उसने कितना भी बड़ा गुनाह किया है, तो भी वो केवल हमारे जाति का है, इसलिए उसके बचाव में पूरी बिरादरी आती है, पूरे बिरादरी को उसके साथ लिया जाता है। कई बार देखा बिरादरी के लोग उसके साथ तरह तरह के तर्क देते हैं। इतना नुकसान इस जाति बिरादरी ने, इस कास्ट ने हमारा किया है। यानी जो हेल्दी सोशल स्टैंडर्ड्स है, जो हेल्दी ह्यूमन वैल्यूज है, जो हमारे संवैधानिक मूल्य है, उन मूल्यों को यहाँ पर दरकिनार किया जाता है। इतनी यह जाति खतरनाक। और केवल यह सब क्यों किया गया कि मुट्ठी भर जो लोग हैं वो हमेशा आपके ऊपर राज करे, हर क्षेत्र में आपको हमेशा हमेशा के लिए मानसिक गुलाम बनाए। इतना ही नहीं, जो मॉडर्न वैल्यूज है, उस मॉडर्न वैल्यू में भी यह जाति की वैल्यू कई बार अड़थड़ा निर्माण करती है, ऑब्स्टेकल बनती है मॉडर्नाइजेशन में। कई बार जो सोच है इतनी भयावह, इट्स अ लैक ऑफ सॉलिडरिटी, इट्स अ लैक ऑफ कास्ट क्रिएट्स द लैक ऑफ सॉलिडरिटी। ये सॉलिडरिटी में भी ऑब्स्टेकल बनती है, कॉजेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कास्ट ग्रुप्स। एक दूसरे की जाति के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट तैयार करती है, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस
जातियों के अंदर जो सॉलिडिटी है और जो कोऑपरेशन महान अशोका के कार्यकाल में था। देखिए वो जो कोऑपरेशन था, वो जो सॉलिडेरिटी थी, और उसी के कारण महान अशोका का जो राज था वो इतना बड़ा फैला हुआ था। उसी कारण, इस सॉलिडिटी और कोऑपरेशन के कारण बिटवीन द कम्युनिटी एंड विद इन द कम्युनिटी, वो जो राज था महान अशोका का वो इतना लंबा फैला हुआ था, वो इतना दूर दूर था। भारत विश्व गुरु बना था क्योंकि थिंकिंग, सोचने की शिक्षा महान अशोका के कार्यकाल में सभी लोगों के लिए खुली थी, कंपलसरी दी गई थी। यह जो बातें हैं, इन्हीं बातों को, यह जो समवाय था, ये जो कोऑपरेशन था, ये जो सहकार था, इसी के ऊपर चोट ये खत्म करने के लिए इस जाति का निर्माण किया गया। देखिए पुरोहित वर्ग का आदमी कितना होशियार है, उसे कितना ज्ञान है, इसे कोई नहीं, लेकिन वो केवल किसी जाति में पैदा हुआ है, जिस जाति में को उच्च स्थान दिया गया है, इसीलिए उसको पुजारी बनाया जाता है, इसीलिए उसको जगह दी जाती है। फिर भी हमारे अंधाइक लोग जाकर मूर्तियों पर माथा टेकते हैं और सारा हमारा जो आर्थिक धन है वहां बह लाते, कई कारण। तो ये जो कास्ट है, ये निर्माण करने के पीछे जो मंशा थी, वो मंशा कितनी भयावह है। इस ऑब्स्टेकल इन द नेशनल यूनिटी, यानी जो राष्ट्र की यूनिटी है उसमें भी ये बाधा, यानी जो कल्चरल हेट्रोजेनिटी है। देखिए कई बार हम देखते हैं सांस्कृतिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, भले ही कुछ भी हो, हमें मौका देना चाहिए, हमारे लिए नियम की छूट देनी चाहिए। और वायलेंस इसके जरिए क्रिएट किया जाता है, एक दूसरे ग्रुप के अंदर वायलेंस बनाया जाता है, कल्चरल वायलेंस बनाया जाता है, जाति जाति में के अंदर द्वेष पैदा किया जाता है, और नेशनल यूनिटी में भी यह बड़ा ऑब्स्टेकल है। सोशल प्रोग्रेस में तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। लाइफ के हर क्षेत्र में इस कास्ट की वजह से हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। कितनी गहराई से, कितनी आप सोचिए कि कितनी दुष्टता के साथ, जिसे दुष्ट करना करते हैं, जो नियम बनाए गए, नियम कह रहा हूं, और उस नियमों का संचलन प्रचलन किया गया और लोगों ने इमिटेशन के जरिए उसको फॉलो किया, क्योंकि शिक्षा से वंचित थे, सत्ता से वंचित थे, संपत्ति से वंचित थे, स्वयं रक्षण से वंचित थे, और बहुत बड़ा भय समाज के अंदर निर्माण किया गया इस कास्ट की वजह से। सहकारी, तो कास्ट निर्माण करने के पीछे जो इनका उद्देश्य था, वह उद्देश्य इतना भयावह, भयंकर। हर क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए भारत में, लोग जाति खोज कर निकालते हैं, लोग जाति खोज कर, डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी मुट्ठी भर लोग हमारे ऊपर आज भी राज कर रहे हैं। इसका कारण इस कास्ट सिस्टम के जरिए बनाई गई जो फोर्स इग्नोरेंस है, वह उसके लिए जिम्मेदार है। और इसीलिए बहुत ही संशोधन के बाद महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का वह जो सेंटेंस है, मनुस्मृति की वजह से, कि जिस तरह से संचलन किया गया मनुस्मृति के और वो लादी गई, और किस तरह सा एक समाज निर्माण किया गया कि जो समाज अंधा बने,
वैचारिक तौर पर गुलाम बने, उस गुलामी से बाहर ना आए। नतीजा अपने आप के पैरों पे कुल्हाड़ी मारे, और मार रहा है, आज भी मार। जाति को गौरवान्वित कर और भी कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। इसे आपको हमें समझना होगा कि यह जो पर्पज है, इनका उद्देश्य है, ये कितना भयावह और डरावना उद्देश्य है। आपने देखा होगा इस कास्ट के निर्माण के पीछे के जो उद्देश्य थे, जो बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया में लिखे थे, कि इसके साथ आस्था की जड़ें तो है, लेकिन हिंदू जनसंख्या में विविध तत्वों के जो सम्मिश्रण है, उसके बावजूद भी जो दृढ़ सांस्कृतिक एकता निर्माण की गई, दृढ़ सांस्कृतिक कल्चरल फेयर। देखिए, कल्चरल फेयर, इस कल्चरल फेयर से, इस सोशल फेयर से, इस बहिष्कृत के डर से कितना बड़ा भय निर्माण किया गया। वो जो 4 पॉइंट बाबा साहब ने लिखे हैं, वो भी हमें समझना है। और जातियों की इस विराट सांस्कृतिक इकाई का जो अंग है, विराट सांस्कृतिक कल्चरल अंग, समझना बहुत, किस तरह से कल्चरल फेयर निर्माण किया गया। वो जो कल्चरल फेयर निर्माण किया गया, वो जो बैड हैबिट्स उसके जरिए हमारे अंदर ला दी गई, और उन बैड हैबिट्स का चलन प्रचलन आज तक हम करते आ रहे हैं, आज तक छुटकारा नहीं पाया, केवल और केवल उन बैड हैबिट्स की वजह से। जबकि शुरू में केवल एक ही जाति थी, शुरू में केवल एक ही जाति थी, बाकी वर्गों ने तो देखा देखी या बहिष्कार के डर से अनेक जातियां बना दी, देखा देखी या बहिष्कृत के डर से अनेक जातियां बना दी। ऐसे जो जातियां बनी, और उन जातियों ने जो माहौल तैयार किया, वो कितना मानवीय हितों के विरोध में है, यह आपको हमें समझना जरूरी है। Someone closed the doors and other found it closed against them. Someone closed the door, other found it closed against them. देखिए, यानी शुरू में एक थे क्लोज आइलैंड की तरह से, जो आइलैंड होता है जहां किसी का जाने का रास्ता नहीं होता है अपने आप को, ऐसा ये क्लोज माइंडनेस की जो जाति है, जो खुलेपन से सोचने का मौका ही आपको हमें नहीं देती है, उस क्लोजनेस, अनथिंकिंगनेस, स्टूपिडिटी, एंटी ह्यूमन की जो कास्ट है, जो बनाई गई है, जो क्रिपल डिसीज है, कास्ट इज अ क्रिपल डिसीज। इस क्रिपल डिसीज को समझना बहुत जरूरी है। केवल डिसीज नहीं कहा गया, कास्ट इज अ क्रिपल डिसीज। बाबा साहब को सोशल सर्जन ऐसे ही नहीं कहा जाता, इस क्रिपल डिसीज का सॉल्यूशन बाबा साहब ने दिया। सहकारियों, ये जो पर्पज है इसके पीछे के, ये हमें आपको समझना जरूरी है। और मैं आशा करता हूं कि मैंने जो भी बातें, जो भी विचार आपके सामने रखने की कोशिश की है, आपके सामने पहुंचने की कोशिश की है, आपके तक पहुंचने की कोशिश की है, वो आप तक पहुंचे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और वे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का जो स्लोगन है, महान अशोका का राज आएगा, भयमुक्त समाज बनेगा। महान अशोका का राज आएगा, भयमुक्त समाज बनेगा। समझाने वाले को समझना होगा, सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना होगा, समाज निर्माण करना होगा। जय भारत, जय संविधान, and thanks to all of you. Thanks to all of you, and over to Advocate
प्रियंका, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।